हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और जो आप अभी तक आपने जो पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डे 1 से लेकर के डे 10 तक की सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उनको जरूर चेकआउट करें। अगर आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो, उसको फिजिक्स के कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पर जाकर के फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं। पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप का जो ऐप है हमारी, इसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। प्ले स्टोर पर ही आपको ऐप मिल जाएगी और वहां से आप इसको इंस्टॉल करके अपने फोन में आप इसके अंदर फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स का जो कोर्स है, इसका जो फीस का प्राइस है वो आपका 599 है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमने दोनों ही मीडियम में पढ़ाया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप एक बार तो अपनी ये 10 डेज की सीरीज भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आप फिर इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल दोस्तों, आज का हमारा अगला टॉपिक है आपका डिटर्जेंट एंड सोप। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और उसके बाद पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरी ट्यूब। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्जेंट एंड सोप। तो डिटर्जेंट एंड सोप हमारी जो है सरफेस टेंशन की ही एप्लीकेशन है। इससे पहले हम आपकी 3 एप्लीकेशन सरफेस टेंशन की पढ़ चुके हैं। 3 एप्लीकेशन हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी मच्छर वाली, याद हो आपको। उसके बाद पढ़ी थी हमने जो है आपकी ड्रॉप की, फिर पढ़ी थी बबल, और उसके बाद है हमारी डिटर्जेंट एंड सोप। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आप जो है साबुन से ज़्यादा अच्छे कपड़े आप डिटर्जेंट से धो लेते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो डिटर्जेंट होता है उसकी सरफेस टेंशन, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका? कम होता है। डिटर्जेंट को हिंदी में डिटर्जेंट ही कहते हैं और सोप को क्या कहते हैं? हम साबुन कहते हैं इसको। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप कैसे ये कपड़ों को साफ करता है, कभी कभी इसका प्रोसेस भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे कपड़ों को आपके साफ करता है। तो सरफेस टेंशन जो होती है सोप सॉल्यूशन की, स्मॉलर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। अगर आपके पास कोई पानी है, प्योर वाटर है, तो उसकी सरफेस टेंशन जो है किसकी? साबुन के पानी की कम होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, सपोज करो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या है? पानी है, फिर साबुन का पानी है, और फिर आपकी डिटर्जेंट है। तो ऐसे लिख लो, डिटर्जेंट, सोप और वाटर, पानी। सबसे ज़्यादा आपकी जो होगी सरफेस टेंशन पानी की, उससे कम साबुन की, और उससे कम होती है डिटर्जेंट की। तो जिसकी जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन कम हो गई उतनी आसानी से वो कपड़ों के मैल को साफ कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। जो सरफेस टेंशन होती है, जो साबुन का पानी होता है, उसकी जो शुद्ध पानी होता है उससे उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है? कम होती है। लेकिन सरफेस टेंशन ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सोप सॉल्यूशन। लेकिन डिटर्जेंट की सोप से भी कम होती है, डिटर्जेंट की साबुन से भी आपकी जो है वो सरफेस टेंशन और कम होती है। सरफेस टेंशन आएगा यहाँ पर, सरफेस टेंशन ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज वाई डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि सबसे कम आपका पृष्ठ तनाव किसका होता है? आपका डिटर्जेंट का होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दैट इज वाई डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव देन सोप। तो आपका डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में? सोप के, साबुन के। अब ये काम कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि आपसे पूछा जाता है कि डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव है या साबुन ज्यादा अच्छा काम करती है। तो मेरे भाई आप क्या ज्यादा अच्छा काम करता है? डिटर्जेंट ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि साबुन से कम होता है डिटर्जेंट का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम होता है किसका? डिटर्जेंट का। अब ये काम कैसे करता है? मान लो डिटर्जेंट हमने ले लिया है, तो डिटर्जेंट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो वो क्या करेगा? जो भी आपके डस्ट के या डर्ट पार्टिकल होंगे कपड़ों के फाइबर के ऊपर, वो क्या करेगा? उनको कमजोर कर देगा। तो आ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन वाटर वीकेंस द होल्ड ऑफ डर्ट पार्टिकल्स ऑन द क्लॉथ ऑफ फाइबर्स विच देयरफॉर, जिसकी वजह से क्या होता है? गेट इजीली डिटैच्ड
बहुत आसानी से वो अलग हट जाते हैं। कब हट जाते हैं? जब हम कपड़ों को मसलते हैं, ऑन स्क्वेजिंग द क्लोथ्स, मसलते और रगड़ते हैं या उन्हें कूटते हैं तो आसानी से मैल के कण जो हैं अलग हट जाते हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है और डिटर्जेंट का इससे भी कम होता है, और डिटर्जेंट का जो आपका पृष्ठ तनाव है इससे भी कम होता है। इसलिए जो डिटर्जेंट है वो साबुन की अपेक्षा में अधिक प्रभावी है। आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो आपका डिटर्जेंट है वो साबुन की अपेक्षा में अधिक प्रभावी है। क्यों है? अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन और डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिससे मैल के कणों की कपड़ों के रेशे पर पकड़ कम हो जाती है। जो मैल के कण हैं वो कपड़ों के रेशे पर जो चिपके रहते हैं उनकी पकड़ कम हो जाती है, जिसके कारण मैल आसानी से छूट जाता है। मेन बात यही याद ये रखनी है, सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन किसका है? वाटर का, फिर सोप का, फिर डिटर्जेंट का। तो डिटर्जेंट का पृष्ठ तनाव आपका क्या होता है? सबसे कम होता है। ये था आपका साबुन और आपका डिटर्जेंट का जो क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। स्पर्श कोण भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। तो स्पर्श कोण क्या होता है? स्पर्श कोण को समझ लेते हैं। अगर हमने किसी बर्तन में पानी भर दिया है, मान लो ये पानी भर दिया है, तो पानी की जो ये सतह है और जो बर्तन की सतह, इन दोनों के बीच का कोण जो बनता है इसको क्या कहते हैं? हम स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं हम इसको। समझाने के लिए और देख लो, मान लो क्या है हमारे पास, सपोज करो ये कोई बर्तन है, इसमें पानी ये भरा हुआ है ऐसे करके, तो ये पानी की सतह और ये बर्तन की सतह के बीच में जो कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं? हम स्पर्श कोण, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द, इंग्लिश में देख लेते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। तो ये जो लिक्विड सरफेस की जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, जो कंटेनर का सॉलिड सरफेस है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हिंदी की बात करें, द्रव और ठोस के संपर्क सतह पर बनने वाले कोण को स्पर्श कोण हम कहते हैं। अब इसमें 3 तरह की हमारी कंडीशन होती हैं। हो सकता है आपका, अगर आप कोई आप गिलास लो, उसके अंदर पानी भर दो तो उसकी शेप ऐसे बन जाती है तो वो शेप आपकी ऐसे बन जाती है। इस शेप को जो क्या कहा जाता है? कॉनकेव। तो इस वाली कंडीशन में मान लो ये बर्तन है और ये आपकी स्पर्श रेखा टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल बना है थीटा, ये थीटा। तो इसमें हमारे 3 केस हैं। पहला केस क्या है? मान लो आपने किसी बर्तन के अंदर पानी भर दिया है, गिलास है या आपका, पानी भर दिया है, तो आपको दिखता होगा इस प्रकार का वो आपका बन जाता है। अब ये यहाँ पर आपने स्पर्श रेखा बनाई और ये आपका जो बर्तन की सतह, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये वाली जो शेप है इसको कहते हैं हम कॉनकेव, यानी अवतल शेप। इस वाले केस में एंगल हमेशा 90 से छोटा ही रहता है, लेकिन ये केस आपका जब होगा जब केवल आप पानी इसके अंदर भरोगे। तो थीटा 90 से कम रहेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, हिंदी में कहते हैं अवतल। ठीक है, क्या कहते हैं? अवतल। अगर आप किसी बर्तन में मरकरी भर दो, पारा भर दो, गिलास का आपके पास, उसके अंदर आपने पारा भर दिया, तो इसके अंदर आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा। थोड़ा ये बर्तन है आपका, तो आपका जो पारा है वो कुछ ऐसे नजर आएगा। तो फिर इस जो सरफेस है, जो लिक्विड का सरफेस है पारे का, यहाँ टेंजेंट बनाई और ये आपका क्या है? आपका ये एंगल बन गया थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा बनेगा वो 90 से आपका बड़ा होगा। तो शेप जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो शेप कैसी हो जाएगी? कॉन्वेक्स। हिंदी में कहा जाता है उसको अवतल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या है? आपने गिलास ले लिया और प्योर वाटर ले लिया, शुद्ध पानी अपने ले लिया और इस बर्तन के अंदर भर दिया है आपने। तो यहाँ पर बिल्कुल ये प्लेन रहेगा, समतल रहेगा, तो उस टाइम पे एंगल कितना हो जाएगा? थीटा आपका 90। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों आपको याद रखनी है। कॉन्वेक्स जो आपका बनता है केवल मरकरी के केस में ही बनता है। 3 केस हैं, तीनों ही डायग्राम यहाँ पर आपके 1 बाय 1 एक एक करके आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया क्या होती है? कोई आपने केशिका यानी कैपिलरी ट्यूब ले लिया, उसके अंदर पानी का ऊपर चढ़ना या फिर उतरना, पानी का ऊपर चढ़ना या पानी का उतरना, या कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव हो, उसका ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? आपका कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया कहलाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, द फिनोमेना ऑफ राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। कोशिका नलियों में द्रव का ऊपर उठना या नीचे जाना द्रव की केशिका क्रिया या कोशिकात्व कहलाता है। कोशिकात्व मतलब कैपिलरी, ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन कहलाता है।
अब मान लो हमने कोई आपकी ट्यूब ली, कोई नली ली, उसको पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर डुबो दिया, तो उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी आपका चढ़ जाएगा, तो वही हमें देखना है। वो हाइट कितनी होगी, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, और ये आपके पेपर में एग्जाम में ये वाली चीज़ें पूछी गई है। कैपिलरी एक्शन एग्जाम में आपके पूछी गया कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया, और पूरा फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे है इसके अंदर, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, केशिका नली में द्रव का चढ़ना। तो कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब, हमने एक कैपिलरी ट्यूब हमने ले ली है जिसकी रेडियस कितनी है r। तो हमने एक कैपिलरी ट्यूब ये ले ली है और इसकी पूरी यहाँ तक डायमीटर तो 2r, और रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी r। अगर मैं इस रेडियस की बात करूँ, क्या है ये r, तो ये रेडियस मैंने यहाँ दिखा दी है r। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया इसी को बड़ा करके बनाया गया है, बस समझने के लिए। आपको भी दो ही डायग्राम ये बनाने हैं। तो कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डेंसिटी रो। तो हमने इसको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया है, इस ट्यूब को। जब इसको लिक्विड के अंदर डाला है तो इस जो लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है, जो द्रव भरा हुआ है, उसका सरफेस टेंशन कितना है सिग्मा, यानी कि पृष्ठ तनाव कितना है सिग्मा, और डेंसिटी कितनी है इसकी रो, घनत्व कितना है रो। ये हमने हिंदी में भी लिखा है। माना एक केशिका नली जिसकी त्रिज्या r है, द्रव में डुबोई जाती है, द्रव का घनत्व रो है और पृष्ठ तनाव क्या है सिग्मा है। ये डायग्राम हमने यहाँ बना के दिखा दिए हैं। एक पॉइंट हमने बाहर लिया है जो हमारा लिक्विड के बाहर है, एक पॉइंट हमारा अंदर है जो लिक्विड के अंदर है। अब इसमें ये देखते हैं, जैसे हमने वो इसको डाला है, वैसे तो हमारे बर्तन में पानी यहाँ तक भरा हुआ था, लेकिन जैसे हमने ट्यूब डाली तो ट्यूब में ऊपर तक यहाँ तक आपका पानी चढ़ गया है। अब जो ये पानी क्यों चढ़ गया, प्रेशर की वजह से चढ़ गया है। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अतिरिक्त दाब, एक्सेस प्रेशर कितना है। एक्सेस प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P = 2 सिग्मा बाय r। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन। तो ये फॉर्मूला है हमारा P = 2 सिग्मा बाय r। अब यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हमने क्या हुआ, इसको जो ये ट्यूब है इसको थोड़ा बड़ा करके बना लिया है। अब ये बड़ा करके बना लिया है, जो यहाँ पर ये कॉनकेव वाली शेप है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो पूरा एक सर्कल टाइप बन जाएगा, और उसका सेंटर क्या है हमारा, फिर उसका सेंटर हो जाएगा ये। तो ये रेडियस हो गई r, और ये रेडियस किसकी है, ट्यूब की रेडियस है स्मॉल r। एंगल कितना है आपका थीटा, एंगल कितना है हमारा थीटा। तो अब ये बताओ, अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है r और कर्ण कितना है कैपिटल R। बेस कितना है स्मॉल r और हाइपोटेनियस कितना है कैपिटल R। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, स्मॉल r बटे में कैपिटल R। अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू निकालूं तो कैपिटल R यहाँ पहुंच जाएगा, और ये कोस थीटा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो r बाय कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R। अब मुझे इस कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ रखूंगा कैपिटल R की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाय कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, r अपॉन में कोस थीटा, वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा 2 सिग्मा के मल्टीप्लाई में, और नीचे डिवाइड में रह जाएगा केवल स्मॉल r। तो p बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में r। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर कितना आया इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, जो हमारे कैपिलरी ट्यूब है, जो केशिका नली है, उसके अंदर प्रेशर कितना है 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में r। अब क्या ये एक टाइम बाद जाके यहाँ जाके रुक गया है, तो इसका मतलब एक्सेस प्रेशर किसके बराबर हो चुका है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है लिक्विड लगा रहा है, और एक्सेस प्रेशर जो यहाँ पर ये लग रहा है, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा और एक जगह जा करके ये रुक जाएगा। एक्सेस प्रेशर को हिंदी में अतिरिक्त दाब कहा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हिंदी में द्रव स्थैतिक दाब कहा जाता है। एक्सेस प्रेशर हमने अभी निकाला था, वो कितना था 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन r। तो हमने एक्सेस प्रेशर की जगह लिख दिया 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में r। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द्रव स्थैतिक दाब हमें पता ही है वो कितना होता है, एच रो जी। हमने पहले भी पढ़ा था, जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी हमने पढ़ा था, वो कितना है हमारा एच रो जी। अब यहाँ से मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये रो और g डिवाइड में चला जाएगा r के साथ। तो रो जी यहाँ से किसके साथ चला गया, r के साथ। ऊपर क्या था हमारा 2 सिग्मा कोस थीटा, वो एज इट इज आ गया, और रो जी हमारा डिवाइड में चला गया।
तो ये हो गया हमारा आर रो जी, और यहाँ बराबर में क्या बचा h। तो इस तरह से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाइट हमारी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, हाइट हमारी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो आपकी सरफेस टेंशन पर, आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर, स्पर्श कोण पर, और आपकी जो है ट्यूब नली जो है आर पर, और आपकी डेंसिटी पर। तो सबसे मेन जो यहाँ पर चीज़ है आपकी वो आर है, जितना एच जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी बारीक हमारी नली होगी, जितना उसका डायमीटर कम होगा ट्यूब का, उतनी हाइट तक पानी ज़्यादा चढ़ेगा। अगर आपको यहाँ पर बड़ी नली लगा दो तो उसमें पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, अगर आप पतली नली लगाओगे, पतली ट्यूब लगाओगे, तो उसमें पानी और ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा, क्योंकि उसका डायमीटर क्या है, कम है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ये था फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला सोल्व करने को आता है h बराबर 2 सिग्मा कोस थीटा आर रो जी। h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, r के है। तो आज जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने सरफेस टेंशन की हमारी एक एप्लीकेशन रह गई थी, डिटर्जेंट एंड सोप, उसके बारे में देख लिया। उसके अंदर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जो डिटर्जेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा काम क्यों करता है एज कंपेयर टू सोप। तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो डिटर्जेंट होता है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है, उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बताइए कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी आपकी शेप बनती है। तो 3 शेप बनती हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। तो आपको पता होना चाहिए जब एंगल थीटा 90 से छोटा होगा, देख लो थीटा 90 से छोटा है तो कॉनकेव शेप बनेगी, लेकिन ये तभी बनेगी जब गिलास के अंदर, किसी बर्तन के अंदर आपका पानी भरा हुआ होगा। अगर थीटा 90 से बड़ा होगा तो ये कॉन्वेक्स शेप बनेगी, ये तभी बनेगी जब आपका बर्तन में पारा यानी मरकरी भरा हुआ होगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगी। और कॉन्वेक्स तब बनती है जब प्योर वाटर ले लिया, बिल्कुल प्लेन है ना, वो आपका कॉनकेव बन रहा ना कॉन्वेक्स बन रहा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका ये 90। इसके बाद हमने देखा था कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कोई भी ट्यूब ले ली, उसमें पानी का या किसी भी लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे जाना, कैपिलरी एक्शन आपका कहलाता है। अब किसी भी आपके पास ट्यूब ले रहे हो, उसमें कितनी ऊंचाई तक आपका लिक्विड चढ़ सकता है। तो हमने एक बर्तन के अंदर एक ट्यूब डाल के देखी, तो उसमें h ऊंचाई तक आपका क्या है, ये पानी आपका जाएगा। तो इसको क्या माना है हमने, h हाइट इसको मान लिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है h ऊंचाई तक जाएगा। तो h कितना है हमारे पास जो निकल करके आया, 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में r रो जी। तो ये आज हमने डिस्कस किया है और ये उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे और जो भी हमारे इसके अंदर टॉपिक बचे हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।